ये है 5,000 का नोट। अगर आपके पास थोड़ी सी भी फाइनेंशियल लिटरेसी हो तो आप इस 5,000 को 10,000 कर सकते हैं। मेरा नाम है लईक अहमद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नई सीरीज सरमाया एक्सप्लेन, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पैसे डबल कर सकते हैं और वो भी एक हलाल तरीके से। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैंक कैसे पैसे बनाता है। उसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक है डिपॉजिट्स, मतलब कि हमारी जो आमदनी आ रही है किस तरीके से हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। दूसरे हैं एडवांसेस, मतलब एक कंज्यूमर को अगर गाड़ी लीज पर करानी है या घर के लिए लोन चाहिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन चाहिए तो वो किस तरीके से बैंक से लेता है एडवांसेस की सूरत में। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो पैसे बैंक के पास बच जाते हैं वो बैंक उस पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। वो स्टॉक मार्केट भी हो सकती है या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं टी बिल्स के फॉर्मेट में। अब इसको समझने के लिए हम 2 बैंक की एग्जांपल लेते हैं और हमने चूज़ किया मीज़ान बैंक जो कि इस्लामिक बैंकिंग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, और हबीब बैंक जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीज़ान बैंक 2018 में तकरीबन 785 बिलियन यानी 785 बिलियन का इनके डिपॉजिट था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें तो वो 14.79 बिलियन बनता है, और उस वक्त उनके टोटल यूज़र 22 लाख मतलब के 2.2 मिलियन यूज़र्स थे। इसी तरीके से 2019 में जाएं तो उनके डिपॉजिट 785 बिलियन से इंक्रीज़ होकर 932.5 बिलियन हो गए, मतलब 932.5 बिलियन। और उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.79 बिलियन से इंक्रीज होकर 26.15 बिलियन हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 2.2 मिलियन से इंक्रीज होकर 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख टोटल कस्टमर थे। अगर मैं इसको 2023 के साथ कंपेयर करूं तो 2019 के 932.5 बिलियन डिपॉजिट से इस वक्त हम 2.2 ट्रिलियन रुपए के डिपॉजिट पे खड़े हैं। हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो 26.15 बिलियन से इंक्रीज होके 169.4 बिलियन मतलब कि तकरीबन 170 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, और उनके टोटल कस्टमर 2.6 मिलियन से तकरीबन 3 मिलियन तक ही हैं। और इसी तरह अगर हम हबीब बैंक को देखें तो 2018 में हबीब बैंक के टोटल डिपॉजिट थे 2137.2 बिलियन, और उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21.6 बिलियन था, जबकि उनके टोटल यूज़र 14 मिलियन यूज़र थे। इसको अगर मैं 2019 से कंपेयर करूं 2018 को, तो उनके डिपॉजिट्स 2019 के अंदर 2.43 ट्रिलियन यानी 2.43 ट्रिलियन हुए, जो कि 2437 बिलियन बनता है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21.6 बिलियन से 28.8 बिलियन पर पहुंच गया। इनके टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 14 मिलियन से 20 मिलियन को पहुंच गए। अगर मैं इसका कंपैरिजन 2023 से करूं तो हबीब बैंक के टोटल डिपॉजिट जो कि 2.4 ट्रिलियन रुपए थे 2019 में, 2023 में 4.14 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 28.8 बिलियन रुपीस था वो 113.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, और इनके टोटल कंज्यूमर 20 मिलियन से इंक्रीज होकर 33 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये जो 2 ग्राफ अभी आपने देखे हैं, एक चीज़ अगर आप देखें पिछले 5 साल से बोथ हबीब बैंक और मीज़ान बैंक इनके टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जिस तनासब से इनके डिपॉजिट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उसी तरीके से इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये सिर्फ इन 2 बैंक्स का नहीं है, सब बैंक्स को उठाएंगे तो उनके डिपॉजिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह इंक्रीज़ हुई है। अगर हम लास्ट ईयर का डाटा सिर्फ निकालें कि लास्ट ईयर जो हबीब बैंक और मीज़ान बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स थे उन्होंने उस पैसे को क्या किया कि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो क्या पिक्चर नज़र आएगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीज़ान बैंक के टोटल डिपॉजिट 2023 के अंदर 2.21 ट्रिलियन रुपीस थे, और हबीब बैंक के टोटल डिपॉजिट 4.14 ट्रिलियन रुपीस थे। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो तकरीबन 50% लोगों के अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर थे मीज़ान बैंक के अंदर, और तकरीबन 34% लोगों के अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर हैं हबीब बैंक के अंदर। मतलब कि 1 ट्रिलियन रुपया तो सिर्फ लोगों ने मीज़ान बैंक के अंदर करंट अकाउंट में रखा हुआ है, और रिमेनिंग 1.1 ट्रिलियन रुपया सेविंग अकाउंट्स में है। इसी तरीके से 1.3 ट्रिलियन रुपया लोगों का करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है,
और 1.9 ट्रिलियन रुपया हबीब बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर इस तनासब से आप आगे देखें कि मीज़ान बैंक ने जो 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ उनके पास डिपॉजिट थे, उसमें से सिर्फ 962 रुपये एडवांसेस की सूरत में थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एडवांसेस वो होते हैं जो कि कोई बंदा मॉर्गेज कराता है, लीज कराता है, या किसी को लोन मिलता है, या कोई कंपनी बैंक के पास आके कोई लोन एक्वायर करती है। तो दोनों के केस में अगर आप देखें तो मीज़ान बैंक ने सिर्फ 962 बिलियन का एडवांसेस दिए, हबीब बैंक ने 1.8 ट्रिलियन रुपए के एडवांसेस दिए। और अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो मीज़ान बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट की, अगेन इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने पहले बताया है कि ये बैंक जो इन्वेस्टमेंट करता है या तो स्टॉक मार्केट में हो सकती है या फिर वो टी बिल्स वगैरह के अंदर भी कर सकता है। अब ये टी बिल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो करेंगे बाद में, लेकिन अभी के केस में सिर्फ ये देख लें कि जो रिमेनिंग पैसा बैंक के पास बचा हुआ है, मीज़ान बैंक ने 1.5 ट्रिलियन रुपया इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से हबीब बैंक ने 2.56 ट्रिलियन रुपया इन्वेस्ट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ की, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे मीज़ान बैंक ने 2.2 ट्रिलियन रुपया डिपॉजिट किया और 1.5 ट्रिलियन रुपया इन्वेस्ट किया और उसका प्रॉफिट तकरीबन 170 बिलियन है, जबकि उसी टाइम जब हबीब बैंक के टोटल डिपॉजिट 4.14 ट्रिलियन था और उसके टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 ट्रिलियन थी, ये दोनों फिगर्स मीज़ान बैंक से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो उनका प्रॉफिट है वो मीज़ान बैंक से भी कम है, मतलब 113.55 बिलियन। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि मीज़ान बैंक ने इतना प्रॉफिट कमा कैसे लिया। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिपॉजिट्स को समझें। मतलब कि जो मैं और आप लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, हमारी भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं: करंट अकाउंट, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट और इस्लामिक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमसे ना कोई हमें मुनाफा दिया जाए, ना हमें कोई बेनिफिट दिया जाए, हमारे जितने पैसे पड़े हुए हैं उतने ही पड़े रहें। इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसे पड़े हुए हैं, इवन अगर बैंक इसको इन्वेस्ट भी कर दे तो जो प्रॉफिट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बैंक जाने और उनका काम जाने। अगर आपका कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है जो कि हराम है, हम इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। अगर आप लोगों का कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है सो प्लीज़ उसको जल्द अज जल्द इस्लामिक में कन्वर्ट करें। अगर आपका कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है तो उसका रिटर्न तकरीबन जो भी पॉलिसी रेट स्टेट बैंक करता है उससे 1-8% नीचे ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है और बैंक 22% ही रिटर्न कमा रहा है तो 22 में से 21% यूज़र को दे देगा और 1% का मुनाफा बैंक के पास रहेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट इस्लामिक सेविंग अकाउंट है तो इसकी कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। मतलब कि अगर पॉलिसी रेट 22% है तो एज पर जो करंट लॉस हैं कोई भी रेट बैंक आपसे चार्ज कर सकता है। अभी के टाइम जब 22% है तो बैंक ने आपको 11% का रिटर्न दे दिया है। मतलब कि जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है उस पर बैंक तकरीबन 20% का रिटर्न दे रहा है और इस्लामिक सेविंग के अंदर आपको 11% का सेविंग दे रहा है। अब जाकर हम देखते हैं कि जो मीज़ान बैंक के डिपॉजिट्स कम हैं और इन्वेस्टमेंट भी कंपैरेटिवली हबीब बैंक से कम है, तो किस तरीके से वो मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर मैं इस सारी चीज़ को एक पिक्चर में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा कि करंट अकाउंट के केस में आपको 0% का प्रॉफिट है। दैट मीन्स कि अगर 22% का पॉलिसी रेट है और 22% ही बैंक कमा रहा है तो वो 22% का बैंक का प्रॉफिट होगा। अगर वो सेविंग्स अकाउंट है जिस पे तकरीबन 20% का प्रॉफिट बैंक आपको दे रहा है, तो इसका मतलब है अगर 22% खुद कमा रहा है तो उसका अपना परसेंटेज जो प्रॉफिट में होगा वो सिर्फ 2% रहेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट इस्लामिक सेविंग है तो आज के दिन में आपको 11% का रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 22% में से 11% मतलब कि आधा प्रॉफिट बैंक ही रखेगा। और अगर हम दोबारा उस स्टैट्स को देखें जो कि मैंने पहले बताया था, मीज़ान बैंक के डिपॉजिट्स 2 के आधे हैं हबीब बैंक से, लेकिन क्योंकि 50% ऑलरेडी करंट में है, इसका मतलब ये है कि वो 0% बेनिफिट ले रहे हैं, सारा का सारा प्रॉफिट बैंक के पास जा रहा है। और सेविंग अकाउंट जो कि तकरीबन 50% है उस पे भी वो 11% दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उस पे भी तकरीबन 11% का प्रॉफिट बैंक को ही जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह मीज़ान बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है कम डिपॉजिट्स के ऊपर, क्योंकि उसका जो डिपॉजिट का स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट है जिस तरीके से हबीब बैंक का है। अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो बैंक्स आगे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ये कर कहाँ पे रही हैं, मतलब कि जो डिपॉजिट्स हमारे हैं उसका 70 से 80 से 90% तक भी बैंक जाके इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो ये कौन से रिस्क फ्री एसेट्स है ना जहाँ पे बैंक बगैर किसी टेंशन के इन्वेस्ट कर रहा है, हमें भी तो पता चले कि इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। मीज़ान बैंक और हबीब बैंक जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 ट्रिलियन और 2.5 ट्रिलियन है, तो अगर हम इसकी डिटेल में देखें कि ये इन्वेस्टमेंट कर कहाँ पे रही है, तो तकरीबन 90% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही इनसे लोन ले रही है। मतलब कि गवर्नमेंट के खर्चे जब पूरे नहीं होते हैं तो वो बैंक से जाके लोन लेती हैं, और यही बैंक जहाँ पे हमारा पैसा डिपॉजिट होता है 90% ऑफ द डिपॉजिट्स गो डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तकरीबन नॉन गवर्नमेंट सकूक्स जो कि मीज़ान बैंक के केस में 8.62% यानी कि 135.5 बिलियन है, और हबीब बैंक के केस में सिर्फ 3% मतलब कि 77 बिलियन रुपीज़ हैं। और फॉरेन सिक्योरिटीज़ जो कि मीज़ान बैंक ने 5.11 बिलियन जो कि 0.33% बनता है, और इसी तरीके से हबीब बैंक जो कि 193.9 बिलियन जो कि 7.57% बनता है। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आता है, हमारे ही डिपॉजिट 90% ऑफ द डिपॉजिट्स आर डायरेक्टली गोइंग टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट से अगर अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो ये सर्कल काम कैसे कर रहा है। तो आप अभी का ज़रा इसका लाइफ साइकिल देखें। मुझे सैलरी मिलती है तो मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, बैंक में मेरा अकाउंट करंट अकाउंट है। गवर्नमेंट से अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो बैंक से लोन पे करती है, गवर्नमेंट बैंक को प्रॉफिट देती है। गवर्नमेंट को जब प्रॉफिट के पैसे नहीं होते तो वो मुझे से टैक्स चार्ज करती है। मतलब कि पैसा भी मेरा, लोन भी गवर्नमेंट को जा रहा है, प्रॉफिट भी बैंक को आ रहा है, और जब गवर्नमेंट से अपने अखराजात पूरे नहीं होते तो मुझे ही टैक्स किया जाता है। तो हर साइड से मैं लूज़र हूँ और बैंक विनर है और गवर्नमेंट न्यूट्रल है। तो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो पैसा हम करंट अकाउंट पे रख सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट को ही ज़रूरत है तो गवर्नमेंट हमसे क्यों नहीं लेती, हम क्यों गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे सकते, हम बिल्कुल दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो आपने करंट अकाउंट में रखी हुई है वो आप भी इन्वेस्ट करें, और उतना ही प्रॉफिट लें शरिया कंप्लाइंट तरीके से जितना कि बैंक ले रहा है। वो कैसे ले सकता है, लो रिस्क म्यूचुअल फंड। अब आप सब लोग घबरा गए होंगे कि ये म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है। बाय द वे, जिन बैंक में बगैर किसी खौफ के पैसे आप रखते थे, यही बैंक म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी देते हैं। मतलब जैसे कि मीज़ान बैंक अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट फंड, हबीब बैंक HPL एसेट मैनेजमेंट फंड, MCB फंड्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नेशनल बैंक फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एलाइड बैंक लिमिटेड का ABL एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इस तरह के तकरीबन सभी बैंक के अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आप इन म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्टली जाके पैसे रख सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने आपको ये एजुकेट नहीं किया, भाई आप अपने पैसे संभाल के क्यों रख रहे हो, इसको इन्वेस्ट करो। और अगर आपने सब म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स जाननी है कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो सरमाया.pk पे जाएं, वहाँ से म्यूचुअल फंड्स पे जाएं, और उसके बाद आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सिलेक्ट करें, तो आपके पास वो सारे फंड्स नज़र आएंगे जो कि ये सर्विसेज दे रही हैं। मुझे पता है अभी आप क्या सोच रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज ही आप अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे बैंक के अंदर और उनको जाके कहेंगे कि मैंने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरा म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोले। ये नहीं करना आपने। आपको ये समझना ज़रूरी है कि बैंक क्या काम करता है और म्यूचुअल फंड क्या काम करता है। जैसे कि मैं अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बैंक में हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, और बैंक का काम ही ये है कि वो जितने से ज़्यादा डिपॉजिट अपने पास रखे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो बिज़नेस कर सकता है। और बाय द वे, बैंक ये भी करता है कि जिनके सेविंग अकाउंट हो उनको डायरेक्टली कॉल जाती है और उनको कन्विंस किया जाता है कि आप सेविंग अकाउंट से हराम की कमाई क्यों कमा रहे हैं, आप तो करंट अकाउंट में रखें। आई रिमेंबर में मेरा अपना अकाउंट होता था, सेविंग्स अकाउंट, तो उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई थी कि आप इसको सेव करंट में कन्वर्ट करा। रीज़न तो क्या बस वही वो पुश कर रहे थे कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यू नो इस तरीके से उसी तरफ तो वही एसेंशियली वही बात थी। अब तक तो आपको ये समझ आ गई होगी कि करंट अकाउंट के अंदर ही बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है। और अब जाके अगर बैंक को ये कहेंगे कि मैंने म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना है, इसका मतलब है कि आप तो बैंक से सारे पैसे विड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि बैंक के पास कम से कम डिपॉजिट होंगे। इसका मतलब है बैंक को कम से कम प्रॉफिट होगा, और सारा का सारा प्रॉफिट आपको होगा। अब आपने किस म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करने उसके बारे में मैं बता देता हूँ। चूंकि मेरा मकसद ये था कि आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना कि बैंक ले रहा है। अगर बैंक आप ही के पैसे से 90% गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, यही काम आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, थ्रू शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट फंड और शरिया कंप्लाइंट कैश फंड।
दोनों का तकरीबन यही रिस्क है। और अब अगर आपने ये देखना है, ये फंड की टाइप्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं जो कि ये फंड ऑफर कर रही हैं, तो अगेन इसके लिए आप sarmaya.pk पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे और म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में जाएंगे और आपने यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट फंड और शरिया कंप्लाइंट कैश फंड। आपकी आसानी के लिए हमने sarmaya.pk पे जितनी शरिया कंप्लाइंट के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ मॉस का एक सिंबल लगाया हुआ है, ताकि आपको इस चीज़ की तसल्ली हो कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है। ये जो फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट उन्हीं एसेट क्लासेस के अंदर, मतलब कि ये वहाँ पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे बैंक डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो जहाँ पे 90% ऑफ द बैंक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड, कैश फंड और मनी मार्केट के थ्रू भी डायरेक्टली उन्हीं एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने पहले बताया था कि इस्लामिक सेविंग अकाउंट अगर आपने बैंक में खोला हो तो वो आपको सिर्फ 11% का रिटर्न देते हैं, लेकिन यही इस्लामिक मनी मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया होता तो तकरीबन 20% का रिटर्न था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल में अपने पैसे करंट अकाउंट में रखे हुए हैं तो आपके पैसे आज भी 1 लाख रुपए हैं, और अगर आपने वो पैसे इस्लामिक सेविंग में रखे होते तो आज की तारीख में आपके पैसे तकरीबन 1,10,000 रुपये हैं। लेकिन यही 1 लाख रुपये जब आपने मनी मार्केट या कैश फंड में डाला होता तो आपका वही लाख रुपया 1,20,000 रुपया बन गया होता। और अभी तक अगर आपने पैसा करंट अकाउंट में रखा होता तो आपके पैसे अभी भी लाख रुपए होते। और वो अलग बात है कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जितना आपका पैसा डिवैल्यू हो गया, आपको उल्टा नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, तो आप 5,000 से 10,000 रुपया कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस फाइनेंशियल नॉलेज से कि आपने पैसे बैंक में नहीं रखने, आपने पैसे म्यूचुअल फंड लो रिस्क में रखने हैं। तो आए देखें, अगर आपने 2019 में यही 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 2019 में तकरीबन पॉलिसी रेट अराउंड 10 के अराउंड था और आपको रिटर्न मिला था 9%। इसका मतलब है कि 5,000 रुपये में आपको तकरीबन 450 रुपये का प्रॉफिट होता, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5,450। यही अमाउंट आप री इन्वेस्ट करते हैं अगले साल, जो कि 2020 में 5,450 के ऊपर 8% के रिटर्न के ऊपर आपका टोटल रिटर्न होता 436। मतलब कि आपकी टोटल रिटर्न आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट 5,886 रुपया बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप 2024 में जाते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट जो कि 5,000 इन्वेस्ट की थी अब बन चुकी है 9,905 रुपया, और इस साल का रिटर्न तकरीबन 22% है, जो कि 2,179 रुपया बनता है। और आपका टोटल रिटर्न जो कि 2019 में आपने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 12,084 रुपया बन चुका है। बगैर कुछ किए हलाल तरीके से अगर आपने ये 5,000 रुपये लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो तकरीबन 5 साल बाद आपके पैसे 12,080 रुपये बन चुके थे। अब आप ज़रा ये सोचिए कि जिन लोगों के पैसे पिछले 5 से 10 साल तक करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, ना सिर्फ ये कि आप उस पर बेनिफिट भी कोई नहीं कमा रहे, उल्टा आप बेनिफिट तो कोई और लेके जा रहा है। आप सालाना फीस भी भरते हैं, माहाना उसके ऊपर सर्विसेज चार्जेस भी देते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपको अपने ही पैसे निकालने पड़े तो लगता है ऐसे है कि बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं। आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि 3 दिन बाद आना, आपको पैसे हम तब देंगे। अब आपको समझ आनी चाहिए जो पैसे आपको देंगे वो बेसिकली इन्वेस्टेड तो कहीं और हैं। अब ज़रा आप ये सोचिए, जहाँ पे हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ की कीमतें आसमान तक पहुँची हुई हैं, जहाँ पर हम पर इतने टैक्सेस लगाए गए हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि गवर्नमेंट हमारी सारी चीज़ें ये महंगाई को कम करेगी। एक्सपेक्टेशन दूसरों से हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ हमारे अपने हाथ में है, जो हम अपनी ज़ात को या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, हम वो ही नहीं करते। मतलब कि हमारी बहुत कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना चाहिए। अकाउंट म्यूचुअल फंड में खोलना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने आप के पैसे की कदर नहीं कर रहा तो कोई बंदा भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सब लोग म्यूचुअल फंड में जाके पैसे रखें और अपने पैसे को जितना से ज़्यादा बढ़ा सकें बढ़ाएं। आखिर में मैं आपको ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं, हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा सिर्फ बेनिफिट आपकी वेलनेस के ऊपर है। sarmaya.pk का एक एम ये भी है कि किस तरह हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर से बेहतर कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि उन लोगों को मोटिवेशन मिल सके जो अभी भी घबरा रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है
तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी रहनुमाई मिल सके जो फिर भी अभी तक घबरा रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। और जो लोग अभी तक घबरा रहे हैं, अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, कोई भी आप लोगों की मदद नहीं करेगा। कोशिश करें कि आप वो चीज़ करें जिससे आपका बेनिफिट हो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।